हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आधार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेवाड़ के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए आज अपन चर्चा मेवाड़ के महाराणा कुंभा की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा कुंभा से आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें महाराणा कुंभा नहीं आता हो। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। आपको ये बताऊंगा कि एग्जाम में कौन कौन सी बात एग्जामिनर कहां से पूछता है और किस प्रकार से विवादित बातें हमारे सामने खड़ी करता है। दोनों ही बातों को साथ रखेंगे कि एग्जाम में क्या पूछेगा, साथ ही साथ उसके साथ वो क्या देगा। तो हमें वो गलत कथन देगा या गलत वास्ते देगा या गलत ऑप्शन देगा, उनकी भी अपन चर्चा करेंगे कि उन ऑप्शन का संबंध किससे है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मेवाड़ के महाराणा कुंभा से। तो आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो महाराणा कुंभा रहेगा। यस, कौन? महाराणा कुंभा। दोस्तों, महाराणा कुंभा आप अच्छे से जानते हैं कि मोक्कल के पुत्र है। किसके? मोक्कल के पुत्र हैं। और इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म 1423 ईस्वी को हुआ था। 1423 ईस्वी को। और 1433 ईस्वी में इनके पिता मोक्कल की हत्या चाचा और मेरा ने कर दी थी। जब 1433 में इनके पिताश्री मोक्कल की हत्या हुई तब ये मात्र 10 साल के थे। तो इनका जो शासन काल की बात कर लेते हैं दोस्तों, शासन काल यास 1433 में राजा बनते हैं। 1433 में राजा बनते हैं और 1468 तक ये शासक रहते हैं। 1433 से 1468 ईस्वी। ओके, जब ये शासक बनते हैं, जब ये मेवाड़ के महाराणा बनते हैं या राजा बनते हैं, तब इनकी आयु मात्र 10 वर्ष थी। यानी 10 वर्ष की आयु में शासक बनते हैं। 10 वर्ष की आयु, 10 वर्ष की आयु में शासक बने। आपको याद है कितने साल की आयु में शासक बने? 10 साल की आयु में ये शासक बने। इनके पिता का नाम राणा मोक्कल था। राणा मोक्कल। इनकी माता सौभाग्यवती थी। सौभाग्यवती, यस। और इनकी जो दादी थी वो हंसा बाई है। कौन? हंसा बाई। और इनके जो दादा थे, यस, चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी जूट पड़ेगी हंसा बाई के आगे। राणा लाखा। दादा इनके कौन थे? राणा लाखा थे। तो दोस्तों, बेसिक बातें भी हमें ध्यान होने चाहिए कि कौन किस क्रम में शासक बना है और उनका आपस में क्या संबंध है। अब हंसाबाई के बारे में अच्छे से जानते हैं कि रणमल की बहन थी। किसकी? रणमल की बहन, यस। और जोधपुर के शासक राव चूड़ा की पुत्री। राव चूड़ा की क्या थी? पुत्री थी। ठीक है। इस हंसाबाई के साथ एक दासी भी थी, यानी हंसा के साथ उस समय एक दासी आई थी, वो थी भारमली। कहते हैं कि भारमली रणमल की प्रीत पात्री थी, अर्थात प्रेमिका थी। आगे दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि रणमल का भारमली से क्या संबंध है और किस प्रकार से महाराणा कुंभा के कहने पर भारमली ने रणमल को जहर दे दिया था। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपके सामने रोचक बातें सामने रखी जाएंगी। तो इसके बाद दोस्तों क्या होता है, महाराणा कुंभा की एक पुत्री थी। पेपर में बार पूछा गया है इनकी पुत्री, महाराणा कुंभा की पुत्री जो संगीत का ज्ञान रखती थी, जिसको संगीतज्ञ की पुत्री भी कहा जाता है, जिसका नाम था रमाबाई। क्या नाम था? रमाबाई। यस, ये संगीतज्ञ पुत्री थी। कहने का मतलब संगीत को जानती थी। कौन है? रमाबाई। जबकि रमाबाई का जो मूल नाम था दोस्तों, याद रखिए, पेपर में पूछा गया है रमाबाई का, महाराणा कुंभा की पुत्री का नाम पूछा गया है, यानी रमाबाई ऑप्शन में नहीं मिलेगा। तो इनका मूल नाम क्या था? वागीश्वरी था। यस, इनका मूल नाम क्या था? वागीश्वरी। आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, उसमें भी एक ऐसा ही कथा पात्र होता है जिसका नाम वागीश्वरी होता है। तो यहाँ पे मूल नाम क्या है? वागीश्वरी। किसका? रमाबाई का। नेक्स्ट दोस्तों,
अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहां पर एग्जामिनर हमें भ्रम में डालकर प्रश्न पूछता है वो क्या बात है, इनके एक तो है संगीत गुरु, संगीत गुरु कौन है, और एक दोस्तों पूछता है दरबारी कवि, दरबारी कवि या दरबारी विद्वान। ये दोस्तों काफी बार पूछा गया है। संगीत गुरु या दरबारी विद्वान या दरबारी कवि कौन था, तो दोस्तों यहां जो बात भ्रम में आती है वो देखिएगा, एक का नाम है सारंग व्यास और एक का नाम है कान्हा व्यास। दोनों के नाम के आगे क्या है, व्यास है, यहां पे भी व्यास है और यहां पे भी व्यास है। एक का नाम सारंग व्यास है और एक का नाम कान्हा व्यास है। क्या नाम है, सारंग व्यास और एक का कान्हा व्यास। तो हमें डाउट खत्म करने के लिए क्या करना है, संगीत, संगीत में से आता है तो इनके जो संगीत गुरु होंगे वो सारंग व्यास होंगे। क्या होंगे, सारंग व्यास। डाउट खत्म, या इनके संगीत गुरु कौन है, सारंग व्यास। देखो एक डाउट होगी सारंग व्यास और कान्हा व्यास, तो हमें याद रखना दोस्तों कि इस व्यास दोनों में कंबाइंड है। तो ऐसा क्या करें, ऐसा क्या फैक्ट ढूंढें कि ये प्रश्न गलत ना हो। एग्जाम में बहुत बार आया है, पीछे के प्रश्न उठाकर देखिए, आपको पता चलेगा कि वास्तव में यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए संगीत गुरु कौन है, सारंग व्यास। इसके बाद दरबारी कवि अर्थात विद्वान कौन है, तो कौन बच गया, कान्हा व्यास बच गया। कौन है, कान्हा व्यास। इसके बाद दोस्तों महाराणा कुंभा जो है उपलब्धियों के सिरमौर थे, यानी इनकी इतनी उपलब्धियां हैं पूछो मत। हम महाराणा कुंभा की उपलब्धियों की चर्चा करते हैं। अब देखिए दोस्तों महाराणा कुंभा की उपाधियों की चर्चा करते हैं। महाराणा कुंभा की उपाधियां कौन कौन सी उपाधियां हैं, तो एक पंक्ति में याद रखें। कौन सी पंक्ति, राज हाल चाप छापे सैलगु। क्या रखोगे, राज हाल चापे छापे परम सैलगुरु, सैलदान गुरु, दान गुरु, ये याद, यानी राज हाल चाप छापे, राज हाल चाप छापे परम सैल दान गुरु, ये याद रखिएगा। तो यहां पे पहली जो उपाधि होगी वो हो गई राजगुरु। क्या हो गई, राजगुरु। अब इनको राजगुरु की उपाधि क्यों दी गई है। फिर दूसरा होता है हाल गुरु, इनको हाल गुरु की उपाधि क्यों दी गई है, ये भी अपन चर्चा करते हैं। तो दोस्तों राजगुरु का मतलब होता है राजनीतिक सिद्धांतों में दक्ष, क्योंकि महाराणा कुंभा राजनीतिक सिद्धांतों में दक्ष थे। तो इनकी जो राजगुरु उपाधि पड़ी है वो पड़ी है राजनीतिक सिद्धांतों में दक्ष। राजनीतिक सिद्धांतों में दक्ष होने के कारण इनकी उपाधि कौन सी पड़ी, राजगुरु। इसके बाद है हाल गुरु। हाल का अर्थ होता है गिरि यानी दुर्ग, यानी गिरि दुर्गों का स्वामी, गिरि दुर्गों का स्वामी। क्योंकि राजस्थान के अंदर जो गिरि दुर्ग का निर्माण करवाने का जो मुख्यतः श्रेय जाता है वो महाराणा कुंभा को ही जाता है। गिरि दुर्ग वैसे बने थे परंतु मूल रूप से गिरि दुर्गों पर विशेष महत्व जो दिया था वो महाराणा कुंभा ही थे। अब इसके बाद क्या है, चाप, राज हाल, हाल के बाद क्या बचा, चाप गुरु। अब चाप गुरु का मतलब ये थोड़ी कि चाप गया, नहीं जी, चाप का मतलब यहां पे धनुर्विद्या का ज्ञाता है। क्या, धनुर्विद्या का ज्ञाता। धनुर्विद्या का ज्ञाता होने के कारण इनकी कौन सी उपाधि रही, चाप गुरु। इसके बाद क्या बचता है, छाप। क्या, छाप। छाप का मतलब यहां पे क्या है, छाप गुरु का मतलब यहां पे छापा मारपत्ती से, किससे है, छापा मारपत्ती में निपुण थे। जिसमें छापा मार पद्धति में निपुण, ये दो, ये छापा मार पद्धति में क्या थे, निपुण थे। इसके बाद क्या बता, परम। परम का मतलब क्या होता है, परम का अर्थ होता है
विभिन्न विद्वानों या विभिन्न विद्याओं का ज्ञाता, परम गुरु, परम गुरु यानी विभिन्न विद्याओं का ज्ञाता। विभिन्न विद्याओं का ज्ञाता होने के कारण इनको कौन सी उपाधि दी गई है? परम गुरु। दोस्तों आप ये सोच रहे हो, क्यों लिख रहे हो? लिख इसलिए रहा हूं, हो सकता है ऐसे आ गया कि महाराणा कुंभा को गिरिदुर्गों का स्वामी होने के कारण कौन सी उपाधि दी गई? हारगुरु। राजनीतिक सिद्धांतों में दक्ष होने के कारण कौन सी उपाधि दी? राजगुरु। धनुर्विद्या का ज्ञाता होने के कारण इसकी कौन सी उपाधि जानी जाती है? चापगुरु। छापा मार पत्ती में निपुण होने के कारण कौन सी उपाधि पड़ी? छापगुरु। विभिन्न विद्याओं का ज्ञाता होने के कारण महाराणा कुंभा किस उपाधि से जानेंगे? तो परम गुरु। सैल। अब सैल का अर्थ क्या होता है? सैल गुरु यानी युद्ध में निपुण। यस, सैल गुरु। अगली क्या है? सैल गुरु। अब सैल गुरु का अर्थ होता है यहाँ पे युद्ध में निपुण। युद्ध में निपुण यानी युद्ध नीति में निपुण होने के कारण इनको कौन सी उपाधि दी गई? सैल गुरु की दी। इसके बाद क्या है? दान गुरु। कौन सी? दान गुरु। अब दान का मतलब सीधा सा ही है, यानी सीधा मतलब ये मत समझिए कि सीधा ही किसी को दान दे दिया। विद्वानों व कलाकारों को दान देना, यानी इसके दरबार में जितने भी विद्वान थे उनको दान देना, यानी क्या कहेंगे? विद्वानों व कलाकारों को दान देने के कारण इनकी कौन सी उपाधि पड़ी? यस, दान। ये तो थी राजहाल चाप छाप प्रेम शैल दान गुरु से, यानी राजगुरु, हाल गुरु, चाप गुरु, छाप गुरु, परम गुरु, शैल गुरु, दान गुरु। ओके, इसके बाद अन्य उपाधियों की चर्चा करते हैं। अन्य उपाधियां देखो, अन्य उपाधियों में एक उपाधि है महाराजा धीराज। महाराजा धीराज। महाराजा धीराज का मतलब होता है राजाओं का राजा। क्या होता है? राजाओं का राजा। राजाओं का राजा अर्थात महाराजा धीराज। एक इसके बाद महाराणा उपाधि जो आती है, इसके बाद महाराणा जो उपाधि आती है, महाराणा उपाधि धारण करने वाला मेवाड़ का पहला शासक है। यानी इस महाराणा का मतलब क्या है? अनेक राज्यों को अपने अधिकार में रखना। महाराणा अब अनेक राज्यों को अपने अधिकार में रखना, इसका मतलब है अनेक राज्यों को अपने अधिकार में रखना। यस, इसका मतलब ये दोस्तों। ओके, इसके बाद देखो महाराजा धीराज, महाराणा, और इसके बाद आती है राण रासो या राणो रासो, यानी विद्वानों के आश्रय दाता। यस, पेपर में पूछा गया, नोट कर लीजिए इस बात को कि कौन सा शासक विद्वानों के आश्रय दाता के नाम से जाने जाते हैं? तो मेवाड़ के महाराणा कुंभा जाने जाते हैं। क्या? राणो रासो, राणो रासो, या फिर राण रासो भी कह सकते हैं, राण रासो। इसका मतलब होता है विद्वानों का आश्रय दाता। क्या होता है? विद्वानों का आश्रय दाता, यानी विद्वानों को आश्रय देने के कारण इनकी कौन सी उपाधि पड़ी? रण रासो। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां से ये बात नोट कर ले दिमाग में कि विद्वानों का आश्रय दाता किस मेवाड़ के शासक को कहा गया है? तो वो मेवाड़ के महाराणा कुंभा है। ठीक है, इसके बाद है हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान की उपाधि यानी इसके समकालीन मुस्लिम शासकों के द्वारा दी गई है। समकालीन मुस्लिम शासकों के द्वारा, समकालीन मुस्लिम शासकों द्वारा। ओके, नेक्स्ट बात आती है नाटक राज का कर्ता। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाटक राज का कर्ता का मतलब है नृत्य शास्त्र के ज्ञाता। क्या है? नृत्य
शास्त्र का ज्ञाता। कौन सी उपाधि? नाटक राज का कर्ता। दोस्तों इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, नाटक राज का कर्ता पेपर में आई हुई है। नाटक राज का कर्ता कि नाटक राज का कर्ता निम्न में से किसकी उपाधि है? तो महाराणा कुंभा की है। किसकी? महाराणा कुंभा की। क्यों? नृत्य शास्त्र का ज्ञाता होने के कारण, नृत्य शास्त्र का ज्ञाता होने के कारण इसको कौन सी उपाधि दी गई? नाटक राज का कर्ता। एक इसके बाद है कवि राजा। कवि राजा यानी कवि है जो राजा, मतलब श्रेष्ठ कवि होने के कारण, श्रेष्ठ कवि होने के कारण इनको कवि राजा की उपाधि भी दी गई है। इसके बाद नंदीकेश्वर अवतार, और नंदीकेश्वर अवतार आपको पता है शिव का अवतार माना जाता है। नंदीकेश्वर अवतार, यस, नंदीकेश्वर अवतार। इस नंदी का मतलब यहां से शिव से है, यानी शिव का अवतार। नंदी का मतलब यहां पे शिव है, नंदीकेश्वर यानी शिव का अवतार। इसके बाद दोस्तों इनसे जो इंपोर्टेंट बात पूछी गई है वो है अभिनव भारताचार्य। आप ये सोच रहे हो कि यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा गया था? यहां से ये पूछा गया था कि महाराणा कुंभा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ऑप्शन में ए वीणा, ऑप्शन बी में सारंगी, इस प्रकार से ऑप्शन थे। तो दोस्तों वीणा वादक और संगीत प्रेमी होने के कारण इनको अभिनव भारताचार्य की उपाधि दी गई। नोट करें इस बात को, कौन सी? अभिनव भारताचार्य, यस, अभिनव भारताचार्य, अभिनव भारताचार्य, अभिनव भारताचार्य, यानी इसका मतलब है वीणा वादक। क्या थे? वीणा वादक थे, वीणा बजाते थे, श्रेष्ठ वीणा वादक एवं संगीत प्रेमी होने के कारण, एवं संगीत प्रेमी होने के कारण इनको जो उपाधि दी गई है वो कौन सी है? अभिनव भारताचार्य। दोस्तों ये बात पेपर में पूछी जा चुकी कि महाराणा कुंभा कौन सा वाद्य बजाते थे? तो वो था वीणा बजाते थे। कौन सा? वीणा। इसके बाद अन्य उपाधियां भी हैं। अब अन्य उपाधियों की अपन चर्चा करते हैं। अन्य कौन कौन सी उपाधियां? दोस्तों फिर से इनको रिवाइज करें। राजहाल चाप छाप परम शैल दानगु, राजहाल चाप छाप परम शैल दानगु। राज यानी राजनीति सिद्धांतों में दास, हाल मतलब गिरी दुरु, चाप यानी धनु विद्या, छाप छापा मार पत्ती, परम मतलब विभिन्न विद्याओं के ज्ञाता, शैल युद्ध नीति में निपुण, और दान गुरु यानी विद्वानों को या कलाकारों को दान देने के कारण। इसके बाद नेक्स्ट है महाराजाधिराज यानी राजाओं का राजा, राजाओं का राजा मतलब महाराजा धीराज। अनेक राज्यों को अपने अधिकार में रखने के कारण इनको जो उपाधि धारण की है इन्होंने वो है महाराणा। कौन सी? महाराणा। और विद्वानों के आश्रयदाता होने के कारण रण रासो या राणो रासो। हिंदू सुल्तान जो इनको उपाधि दी गई है, समकालीन मुस्लिम शासकों के द्वारा इनको हिंदू सुल्तान भी कहा जाता था। नेक्स्ट है नाटक राज का कर्ता, नाटक राज का कर्ता, नृत्य शास्त्र का ज्ञाता। नेक्स्ट है कवि राजा, श्रेष्ठ कवि होने के कारण इसको कवि राजा की उपाधि दी गई। इसके बाद नंदीकेश्वर अवतार यानी शिव के अवतार के समान इनको माना गया है। नेक्स्ट है अभिनव भारताचार्य, श्रेष्ठ वीणा वादक और संगीत प्रेमी होने के कारण इनकी जो उपाधि थी वो अभिनव भारताचार्य। इसके बाद अनेक उपाधियां और बच गई, प्रजापालक, दीपपालक, गणपति, नरपति, अश्वपति। देखिएगा नोट कर लिया यहाँ पे साथ साथ अन्य उपाधियां। एक है प्रजापालक, कौन सी है? प्रजापालक। प्रजापालक का मतलब यहाँ जनता का हितैषी होता है। क्या होता है? प्रजापालक यानी जनता का हितैषी, और जनता का हितैषी होने के कारण इनको जो उपाधि दी गई वो है प्रजापालक। इसके बाद है धीमान। धीमान का मतलब है बुद्धिमत्ता पूर्वक निर्माणकारी,
क्या? धीमान। धी का मतलब यहाँ पे बुद्धि से है। किससे है? बुद्धि से है। अब बुद्धि यानी बुद्धिमत्ता पूर्वक निर्माण कार्य करवाने के कारण महाराणा कुंभा को जो उपाधि दी गई वो धीमान की दी गई। इसके बाद है गणपति। कौन सी? गणपति। गणपति राज्य का राजा होने के कारण, गणपति राज्य का राजा होने के कारण इनको जो उपाधि दी गई है वो है गणपति। इसके बाद है नरपति, यानी नर का मतलब होता है सामान्य पुरुष, सामान्य नरों में श्रेष्ठ होने के कारण इनको कौन सी उपाधि दी गई? नरपति। क्या? नरपति, यानी सामान्य नरों में श्रेष्ठ होने के कारण इनको जो उपाधि दी गई है वो कौन सी है? नरपति। अब एक और आती है अश्वपति। कौन सी? अश्वपति। अश्वपति का मतलब है घुड़सवार होने के कारण, यानी कुशल घुड़सवार होने के कारण इनको जो उपाधि दी गई है वो कौन सी है? अश्वपति। दोबारा से दोस्तों, प्रजापालक, जनता का हितैषी होने के कारण, धीमान, बुद्धिमत्ता पूर्वक निर्माण कार्य। गणपति, गणपति का मतलब होता है राज्य का राजा होने के कारण। नरपति यानी सामान्य नरों में श्रेष्ठ व्यक्ति या श्रेष्ठ होने के कारण। अश्वपति कुशल घुड़सवार होने के कारण। तो दोस्तों ये जो बात कर रहे हैं ये है महाराणा कुंभा की उपाधियों की। तो दोस्तों यहां से पेपर में प्रश्न पूछा जाने के पूरे आसार हैं। यहां से देखिएगा, अब आपको ये लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होगा। दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो आपके बस में नहीं होगा। इससे अच्छा है कि अभी से तैयार रहो। अगर अभी से तैयार रहे तो हमें आने वाली समस्याओं का सामना हम आसानी से कर लेंगे। दोस्तों इससे भी बेटर बातें और चर्चा करेंगे कि महाराणा कुंभा से अन्य कौन कौन सी बातें हमारे सामने रखी जाती हैं, कौन सी उनकी साहित्य कला से कौन कौन सी बातें उनके बीच में पूछी जाती है और वहां किस प्रकार से क्वेश्चन साहित्य से प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों यहां इन चीजों को बारीकी से ध्यान रखिएगा, बार बार रिवाइज करिएगा और वीडियो को लगातार देखते रहिए। इससे आगे और भी बहुत है, इससे आगे हम बहुत कुछ महाराणा कुंभा में पढ़ने वाले हैं। जो कैंडिडेट महाराणा कुंभा को नहीं पढ़ के जाएगा एग्जाम में 2 नंबर होएगा सर, 2 नंबर फिक्स, यानी 2% महाराणा कुंभा से निश्चित होते हैं। हो सकता है स्थापत्य कला से पूछ लिया जाए, हो सकता है विजय अभियान से पूछ लिया जाए, हो सकता है साहित्य से प्रश्न पूछ लिया जाए, हो सकता है इनकी सामान्य जानकारियां उपाधियों से प्रश्न पूछ लिया जाए। तो दोस्तों चर्चा करते हैं नेक्स्ट अपन इसकी साहित्यिक बातें, जहां से एकलिंग महात्म्य में से स्टार्ट करते हैं। कहां से? एकलिंग महात्म्य में, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार विवादित प्रश्न रहा है। हम उसकी चर्चा करेंगे, किस प्रकार से वो प्रश्न विवादित है, किस प्रकार से वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, एकलिंग महात्म्य ग्रंथ, यस इसकी चर्चा करते हैं दोस्तों। काफी बार पेपर में पूछा गया है एकलिंग महात्म्य ग्रंथ के रचयिता। पहले इसके बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी ले लें। देखो इसके जो रचयिता थे वो थे कहना व्यास, कहना व्यास। और इस एकलिंग महात्म्य के 18 भाग हैं। कितने भाग हैं? 18। यस, यानी कहने का मतलब इसके 18 खंड हैं। भाग बोले या फिर खंड बोले, 18 खंड या 18 भाग हैं। तो जो पहला भाग है इसका प्रथम भाग, इसका जो प्रथम भाग है उसका नाम है राजवर्णन। क्या नाम है? राजवर्णन। यस, याद रखिएगा इस बात को। एकलिंग महात्म्य के रचयिता कान्हा व्यास ही माने जाते हैं, कान्हा व्यास ही हैं। इसके 18 खंड हैं और 18 खंड होने के कारण इसकी तुलना पुराण से की गई है। इसकी तुलना किससे की गई है? तुलना
पुराण से की गई, क्योंकि पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। तो तुलना किससे की गई? पुराण से की। ओके, अब देखो 18 भाग में से जो प्रथम भाग है, जिसको हम राज वर्णन कहते हैं, इस राज वर्णन की जो रचना की है वो महाराणा कुंभा ने की है। महाराणा कुंभा, यानी एकलिंग महात्म्य के शुरुआत तो करता है महाराणा कुंभा, जिसके प्रथम भाग राज वर्णन को लिखता है स्वयं महाराणा कुंभा। शेष जो 17 भाग हैं, शेष कितने? 17 भाग। शेष 17 भाग को रचित करता है, को लिखता है कान्हा व्यास है, क्योंकि कान्हा व्यास महाराणा कुंभा के वेतनिक कवि थे, यानी वेतन के ऊपर काम करते थे। ये क्या थे? वेतनिक कवि, यानी इसको लिखने का पैसा मिलता था, तो इसको कान्हा व्यास को। अब बात ये आती है कि एकलिंग महात्म्य ग्रंथ जो कान्हा व्यास ने लिखा है, कान्हा व्यास। दोस्तों, अगर ऑप्शन में कान्हा व्यास ना होना तो आप अपने बचाव पक्ष में महाराणा कुंभा लिख सकते हो और आपका बचाव 100% क्या रहेगा? सही रहेगा। परंतु जब ये दोनों हो तब आपको कान्हा व्यास ही करना है, क्योंकि ज्यादातर भाग 17 भाग जो लिखे हैं वो कान्हा व्यास ने लिखे हैं, और इसका जो प्रथम भाग है वो महाराणा कुंभा ने लिखा। अब बात है एकलिंग महात्म्य के अंदर क्या उल्लेख है, क्या उल्लेखित है, इसमें किसका वर्णन मिलता है, इसके अंदर उल्लेख क्या है या वर्णन क्या है? यस, मेवाड़ के गुहिल वंश के शासकों की वंशावली है इसमें, गुहिल वंश के वंशावली। यस दोस्तों, याद रखिएगा, इसमें क्या है? गुहिल वंश की वंशावली लिखित है, यानी इसमें वंशावली क्रम से लिखी, कौन सा राजा कब बना, किसका पुत्र था, कौन था, ये सारी गोहिल वंश की जो वंशावली मिलती है वो एकलिंग महात्म्य ग्रंथ में मिलती है। ये थी एकलिंग महात्म्य ग्रंथ की बातें। इसके बाद दोस्तों आता है महाराणा कुंभा। कौन? महाराणा कुंभा। यस, देखो महाराणा कुंभा स्वयं एक कवि भी थे, एक नाटककार भी थे, एक टीकाकार भी हैं और एक संगीताचार्य, यानी संगीत के बारे में भी जानते थे। क्या क्या थे ये? कवि भी थे, यस, नाटककार भी थे, संगीतकार भी थे, यानी संगीताचार्य थे। संगीताचार्य मतलब संगीत के बारे में जानने वाले थे। टीकाकार भी थे, यानी किसी के ऊपर टीका ग्रंथ लिखना, यानी तोड़ मरोड़ को उसको पेश करना में माहिर है महाराणा कुंभा। साथ ही साथ विद्वानों के आश्रय दाता है, ये बात आप पहले पढ़ चुके हो। अब इनकी कृतियों में कौन कौन सी विवादित बात है? दोस्तों, प्रश्न ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी महाराणा कुंभा की कृति नहीं है? ऑप्शन रहेगा कलानिधि। क्या रहेगी? कलानिधि। कलानिधि कृति महाराणा कुंभा की नहीं है। तो आप सोचेंगे किसकी है? जी, वीडियो में बने रहिए, किस बात बताऊंगा किसकी है, किस प्रकार से कलानिधि के साथ उतार धोरणी, द्वार दीपिका किन किसने लिखी है, उनके अपन चर्चा करेंगे। देखते जाइए इन चीजों को बारीकी से। महाराणा कुंभा की जो कृतियों की चर्चा करते हैं, सबसे पहले दोस्तों संगीत राज। कौन सी? संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत सुधा, संगीत करम दीपिका। संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत सुधा, संगीत सुधा, और फिर लेते हैं संगीत करम दीपिका। करम दीपिका, संगीत करम दीपिका, शूड प्रबंध, सुधा प्रबंध, कामराज रतिका और हरिवर्तिका। क्या? हरिवर्तिका। क्या बताया? शूड प्रबंध, शूडे प्रबंध, सुधा प्रबंध, हरिवर्तिका, हरिवर्तिका
वर्तिका, और एक है कामराज रतिसा। क्या है? कामराज रतिसा। यस, ध्यान से सुनिएगा। संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत सुधा, संगीत कर्म दीपिका, सूड प्रबंध, सुधा प्रबंध, हरिवर्तिका, कामराज रतिसा। कौन कौन सी? संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत कर्म, संगीत सुधा, संगीत कर्म दीपिका, और फिर है सूड प्रबंध, सुधा प्रबंध, हरिवर्तिका, कामराज रतिसा। दोस्तों यहां से प्रश्न पेपर में एक बार सेकंड ग्रेड में पूछा गया कि संगीत राज के कितने भाग हैं? कितने भाग हैं? जी 5 भाग हैं। कितने भाग हैं? 5। देखो 5 भाग है याद करने का। के बाद कोई भी चीज, कोई गीत याद लिखांगा तो पहले चोट आओगे पाठ्य रतन कोश। इसके भाग है किसके? संगीत राज के। अब जब पाठ लिख लियो जाओ, गाना लिख लियो जाओ तो वाद्य आओ, वाद्य रतन है कोश आगे। अब वाद्य के बाद में क्या होगा? गीत गायो जागो साहब, गीत गायो जागो, डांस करी जागा, रस आवेगो, और कुंभा नाचेगो पुणे कुंभा। तो देखो पाठ्य रतन कोश, वाद्य रतन कोश, गीत रसन कोश, और फिर आता है नृत्य रतन कोश, और फिर आता है रस रतन कोश। कितने भाग हो गए? 5। पाठ्य रतन कोश, वाद्य रतन कोश, गीत रतन कोश, नृत्य रतन कोश और रस रतन कोश। तो ये बात में अपन कहीं याद रखना। देखो सबसे पहले कोई पाठ का में कि मैं लिखो जाओ, कि लिखो जाओ गीत। कोई पाठ का में के लिखो जाओ, गीत लिखो जाओ, गीत के ऊपर कोई वाद्य बजायो जाओ, वाद्य बजेगो तो नृत्य करागो, नृत्य करागो तो क्या होगो? रस आवगो। अब बात आपने याद रख सके। तो ये तो इनके ग्रंथ हैं, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत सुधा, संगीत कर्म दीपिका, सूड प्रबंध, सुधा प्रबंध, फिर हरिवर्तिका, कामराज रतिसा। दोस्तों इससे कौन सी विवाद की बात है? अब बात आती इनके टीकाकरण की। यहां के बाद ये गतियां याद रखिएगा। संगीत राज पेपर में बहुत पूछा गया है, संगीत मीमांसा पूछा गया है। क्या? जबकि संगीत मीमांसा करती महाराणा कुंभा की है, और जो काव्य मीमांसा करती राजशेखर की है। किसकी है? काव्य मीमांसा राजशेखर। राजशेखर मेंदरपाल महिपाल के दरबारी विद्वान थे, जिनकी करती क्या थी? काव्य मीमांसा। और यहां किसकी बात कर रहे हैं अपने? कौन सी मीमांसा? संगीत मीमांसा। ओके, नेक्स्ट बात है दोस्तों, आगे क्या है? आगे बात करते हैं अपन अन्य पे। इनके टीका ग्रंथ कौन कौन से? टीका ग्रंथ, यस। देखो दोस्तों इनके टीका ग्रंथ 3 है। यहां पर्सन बहुत इंपोर्टेंट बन सकता है। बन क्या सकता है? यू मानो कि बन ही गया, और ये पर्सन अगर पेपर में आया तो गलत के आसार ज्यादा, आप गलत नहीं करोगे। ध्यान से सुनते जाइए। टीका ग्रंथ यस 3 है। एक है संगीत रत्नाकर, चंडी शतक, और एक है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया, यस। दोस्तों यहां पर्सन जब पूछेगा तो आप सोच रहे हो कैसे आएगा? जी पूछ सकता है, ऐसे नाम दे देगा, 4 संगीत वाले लिख देगा कि निम्न में से कौन सा महाराणा कुंभा का टीका ग्रंथ है। तो दोस्तों यहां पे ए ऑप्शन दिया, ये बी दिया, ये सी दिया, ये दे दिया डी। सबके नाम के आगे क्या है? संगीत है। चाहे वो संगीत राज हो, चाहे संगीत मीमांसा हो, चाहे संगीत सुधा हो, चाहे संगीत रत्नाकर हो। हम अच्छे से क्वेश्चन की चर्चा कर पाएंगे और अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दोस्तों साथ साथ किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो भी अपन चर्चा कर रहे हैं। किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, किस प्रकार से विवादित क्वेश्चन हमारे सामने एग्जामिनर रख सकता है, और हम विवादित क्वेश्चनों को आगे जाकर उनको सोल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करना मतलब नौकरी के नजदीक आना है, आपसे दूर नहीं होगी।
मंजिल आपके बिल्कुल पास होगी। तो संगीत रस, संगीत मीमांसा, संगीत सुधा और संगीत रत्नाकर। और आपसे पूछ लिया कि निम्न में से महाणा कुंभा का कौन सा टीका ग्रंथ है, तो संगीत रत्नाकर है। अब ये देखिए, फिर सोचें कि ये फिर 3 क्यों याद करें जी। अभी देखते हैं कि 3 याद क्यों करें जी। यहां प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से महाणा कुंभा का टीका ग्रंथ नहीं है, तो 3 नाम ये दे देगा, चौथा संगीत वाला उठा लेगा। ध्यान रखिएगा, जब पेपर में ऐसे प्रश्न मिले तो आपको क्लास जरूर याद आएगी कि जो बताया गया वो आपके सामने यूं का यूं मिले। तो संगीत रत्नाकर, चंडी शतक, रसिक प्रिया के साथ दे सकता है, संगीत सुधा दे सकता है, संगीत राज दे सकता है, और सूड प्रबंध दे सकता है, और संगीत मीमांसा दे सकता है। तो दोस्तों यहां पर इन 3 के अलावा कुछ भी हो वो क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। अब बात करते हैं रसिक प्रिया। इसके बारे में काफी बार पेपर में पूछा गया है कि रसिक प्रिया टीका ग्रंथ किसका है। ऐसे पेपर में पूछे ना कि रसिक प्रिया टीका ग्रंथ किसका है। अगर प्रश्न ऐसे कर दे कि रसिक प्रिया टीका ग्रंथ किसका है, किसका है, तो दोस्तों आपका उत्तर है महाणा कुंभा ही होगा। पर अगर और डाउट की बात करें अपन, इससे ज्यादा क्या ले सकता जी, देखिएगा इसी पे चर्चा करते हैं कि रसिक प्रिया से आगे और क्या पूछ सकता है। तो दोस्तों थोड़ा सा बोर्ड को साफ कर देते हैं इधर से, और फिर देखिएगा आगे क्या पूछ सकता है। देखिएगा अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, यस रसिक प्रिया की बात कर रहे हैं। देखिएगा रसिक प्रिया, प्रिया कौन है, प्रिया है। और रसिक प्रिया जो टीका ग्रंथ है, टीका ग्रंथ, ये टीका ग्रंथ तो है किसका, महाराणा कुंभा का, यस महाराणा कुंभा का। पर दोस्तों उसने कह दिया कि रसिक प्रिया ग्रंथ किसका है, यानी रसिक प्रिया नाम से ग्रंथ है जिसके लेखक कौन है। दोस्तों यहां पर याद रखिए केशव दास हैं। कौन है, केशव दास, यस याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अगर पेपर में ऐसे पूछ लिया सीधा ही, ध्यान से सुनिएगा भी, रसिक प्रिया करती है, ओके इतना लिख दिया। और ऑप्शन ए में उसने लिख दिया कुंभा, और ऑप्शन बी में लिख दिया केशव दास, केशव दास। तो दोस्तों सोचो क्या करोगे, कुंभा करोगे या केशव दास, नहीं कुंभा नहीं करना है, केशव दास ही करना है, क्योंकि इसके आगे ना तो टीका ग्रंथ लिखा है, तब आपको क्या करना है, केशव दास करना है। अब बात करते हैं रसिक प्रिया करती की अगली क्या बात है। देखो महाणा कुंभा ने जो रसिक प्रिया टीका ग्रंथ लिखा है ये किस कृति पर आधारित है, किस कृति को आधार मानकर लिखा गया है। तो दोस्तों जयदेव की कृति गीत गोविंद पर यह टीका ग्रंथ लिखा गया है। किस पर है, जयदेव की कृति गीत गोविंद, गीत गोविंद पर टीका ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम क्या है, रसिक प्रिया है। क्या है, रसिक प्रिया। तो ये भी पेपर में पूछा जा चुका। आप सोचेंगे कि आज ऐसा बात भी कहोगे क्या, नहीं पूछा गया। दोस्तों महाणा कुंभा है ही ऐसा क्यों, इसमें से प्रश्न पूछे ही ज्यादा जाते हैं। तो गीत गोविंद कृति किसकी है, जयदेव की है। और इस जयदेव की कृति गीत गोविंद पर महाणा कुंभा ने रसिक प्रिया नामक एक टीका ग्रंथ लिखा, जबकि रसिक प्रिया जो मूल कृति है वो केशव दास की है, केशव दास का ग्रंथ है। ओके बात समझ में आई। इसके बाद हम बात करते हैं महाराणा कुंभा के दरबारी विद्वान, जैन विद्वान कौन कौन थे। जैन विद्वान, दोस्तों जैन विद्वान की जब बात आए तो जैन नाम आ जाए, जैन विद्वान, या ये कह दे कि इनमें से कौन सा दरबारी विद्वान नहीं था।
आज तक प्रश्न नहीं पूछा गया, हो सकता है पूछा, क्योंकि एग्जामिनर करता क्या है, हर बार कुछ नया ढूंढता है। इसमें अब क्या रह गया, क्योंकि माना कुंभा से अगर एग्जामिनर चाहे ना तो पूरा पेपर बना सकता है, इतना विस्तृत है। हर बात को बारीकी से बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनते जाइए, नोट करते जाइए और साथ ही साथ दिमाग में बैठा लो कि इसमें से पेपर में प्रश्न पक्का आएगा। और वीडियो को दोस्तों लगातार बने रहो, देखते रहो, लास्ट तक देखिएगा, और अच्छी अच्छी रोचक बातें आपके सामने रखूंगा। नेक्स्ट बात देखिएगा, अब इसके बाद है जैन दरबारी विद्वान। देखो सोमवार नाम रह जाए, सोमवार से शुरू कर लिया, कैसे, सोमवार से, क्योंकि सोमवार को व्रत ज्यादा करे तो आप पहलो आदमी हो गयो सोमदेव, गुण हो गयो सोमदेव। देखो अगर दरबारी विद्वान नाम याद रखना, पहलो गुण है सोमदेव, पहला दरबारी विद्वान कौन है, सोमदेव। सोमवार से स्टार्ट करो। अब सोमवार देखो बड़ो सुंदर दिन हुए ही है, बे दिन लोग ज्यादा उपवास रखे, तो क्यों गयो सोम सुंदर, क्यों गयो सोम है सुंदर, ठीक है। अब सोम सुंदर है, सोमवार को व्रत करेड़ो हुए, मंदिर जरूर जाओ। अब मंदिर में बैठो पाओगे बाबा जी, मतलब मुन्नी, अब वो भी बेटी नहा धो के तैयार पाओगे, तो वो मुन्नी सुंदर, क्यों गयो मुन्नी सुंदर। अब गया कड़ा भवन में गया तो क्यों भुवन सुंदर है, क्योंकि मंदिर भी के एक है, भवन है तो भुवन है, सुंदर हो गयो। अब क्या है, ऐया करता करता कई बार के ए मंदिर में जयचंद भी आ गया है, कौन है जयचंद वर्गा भी पाचे हैं कई बार, तो के है वो गयो जयचंद सूरी, जयचंद सूरी। ए देखो दोस्तों, ए छोटी सी बात है, थारे याद है ओकी। देखो सोमवार से शुरू करनी है, क्योंकि सोमवार को दिन अच्छो मान्यो जा कोई भी काम में, क्योंकि सोमवार का उपवास ज्यादा करे, देवता का उपवास हुए तो सोमदेव हो गयो, बे दिन वो दिन बहुत ही सुंदर हुए तो सोम सुंदर हो गयो। अब के है सोमदेव के सुंदर वो दिन में के करेंगे, पकड़ जावांगा भवन में, मंदिर में, शिव मंदिर में जाओगे तो भुवन मंदिर हो गयो। अब बैठा पाओगे मुन्ने बैठो तो मुन्नी सुंदर हो गयो, बैठा कोई ना कोई जयचंद जरूर आदम कहो तो क्यों जयचंद सूरी। ए दोस्तों जितनी बातें हुई ये के हैं जैन विद्वान है, कह का महाराणा कुंभा का, कह का महाराणा कुंभा का। अब देखो अपन चर्चा करा महाराणा कुंभा का बाद अगलो जो आप लोग पढ़ाओ है वो है महाराणा कुंभा को जो प्रसिद्ध शिल्पी होया करतो या शिल्प शास्त्री होया करतो, जे को नाम मंडन थो, के नाम हो मंडन। खेता बामण को छोरो गुजरात वाले, के को खेता बामण को छोरो गुजरात को, ठीक है ना, खड़ा को मंडन है गुजरात को, और मंडन के बेटे को नाम गोविंद हो, और मंडन के भाई को नाम है नाथा को। दोस्तों 3वां सा पेपर में प्रश्न पूछो जाए, अब आई चर्चा कराना कि के प्रश्न आजकल के बारे में पूछा जाए, तो आपा बड़ा अगले पड़ाव में अगली बात करा आपा शिल्पी मंडन की शिल्पी मंडन की। अब देखो इनके जो दरबारी शिल्पी थे, दरबारी शिल्पी यस कौन थे, मंडन थे जी, कौन है मंडन। अब ये मंडन की बात कर ले, यू खड़े हो गुजरात के खेता ब्राह्मण का लड़को तो भाई की गो खेता ब्राह्मण का पुत्र, यानी भी वो लड़को कह को खेता। अब दरबारी शिल्पी कौन है, मंडन है, कह को लड़को है गुजरात के खेता ब्राह्मण को है। तो देखो दोस्तों एक बाद में जो विशेष बात आवे बावे मंडन की करतियां, क्या है मंडन की करतियां। अब मंडन की करतियां नाम लेता ही था दिमाग में प्रश्न आ गया देवता मूर्ति प्रकरण, देवता मूर्ति प्रकरण। क्यों, क्योंकि पेपर में आ चुकी राज वल्लभ, यस पेपर में पूछा जा चुका। तो यहां पे दोस्तों पहली जो करती है वो है देवता मूर्ति प्रकरण, पहली करती कौन सी, देवता मूर्ति प्रकरण। अब देवता मूर्ति प्रकरण किसकी, मंडन की है। तो इसमें क्या है, यस मूर्ति कला के विषय में है। इसमें किसके बारे में, देखो देवता की क्यों होगी मूर्ति, तो मूर्ति कला के विषय में बस कई के बारे में
मूर्तिकला के विषय में। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों राजवल्लभ। कौन सी करती? राजवल्लभ। राजवल्लभ करती सेकंड ग्रेड में पूछी गई। यस, ये सेकंड ग्रेड एग्जाम में आया हुआ है। राजवल्लभ करती किसकी है? यस, मंडन की है। देवता मूर्ति प्रकरण और राजवल्लभ दोनों के दोनों इंपोर्टेंट हैं। करती पूछेगा तो अब सोचें कि अन्य करती इंपोर्टेंट क्यों नहीं है जी? बन क्या करतियां कागे के लागेड़ो मंडल लागेड़ है। अब मंडल लागेड़ो तो मंडन की करती है, जबकि इन कागे को मंडल लागेड़ है। देवता मूर्ति प्रकरण है, राजवल्लभ है। राजवल्लभ को मतलब है एकम के उल्लेख है, नगर व महलों से संबंधित है। कैसे संबंधित है? नगर महलों से संबंधित, नगर और महलों से संबंधित कहीं होना चाहिए, कड़े होना चाहिए नगर। आगे बात समझना। एक बात में अगली जो करती है ना वह सीधी सीधी है। देखो प्रसाद मंडन। अब प्रसाद को मतलब महल में एक में महिला का निर्माण से संबंधित बात है कि महल को निर्माण कहीं करना चाहिए, महलों का निर्माण जी। आ बात भी अपने याद रह जाएगी। प्रसाद को मतलब ही क्यों है? महल है। अब है रूप, रूप मंडन। दोस्तों रूप को मतलब अपने ओ रूप नालियों को यो घणो सोनो है, यो सुगुल्लो है, ओ फूडो है, ऐया को नहीं है। अपन तो देखो ज्यादा सुनो उन फूटो कह दिया, अगर राजस्थान में अगर कहते फूटो है आया जाकर हरियाणा में कहते तो जच्चे को नहीं, तो रूप मंडन। अब रूप को मतलब मूर्ति से संबंधित है। किससे संबंधित है? मूर्ति से संबंधित, मतलब मूर्ति किस प्रकार से कैसी होनी चाहिए, इससे संबंधित है रूप मंडन में। अब देखो एक है वास्तु मंडन। क्या है? वास्तु मंडन। यस, देखो सब कागज के लाग रहे मंडन इंपोर्टेंट होने पर अगली बात इंपोर्टेंट है। मंडन देखो वास्तु, वास्तु को मतलब वास्तुकला सही है, ऐसा नहीं के हैं। अब कैसे संबंधित है? वास्तुकला से संबंधित। किससे? वास्तुकला से। अब आगे वेद मंडन। वेद, अब देखो वेद के कर्या करे, इलाज कर्या करे और के करे, तो मतलब ये प्राथमिक चिकित्सा, मतलब कहीं का कोई पूरी पुंसु बुखार जुकाम हो जा तो के दियो जावे, तो वो गयो प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा। अब प्राथमिक चिकित्सा को उल्लेख है क्या? वो प्राथमिक चिकित्सा को एक बाद में कोई आदमी गलत कार्य करते उनको उल्लेख भी है। को दंड मंडन, को दंड मंडन मतलब है एम कई उल्लेख है दंड के बारे में। दंड को विधि विधान रखे हुए, मतलब कई प्रकार का दंड के ऊपर कई प्रकार को या किस प्रकार किसी भी प्रकार के अपराध में किस प्रकार का दंड निर्धारित किया जाए। ओके, एक बाद में दोस्तों है सगुन मंडन। आप देखो आम भाषा में कहे वो सून शास्त्र के कह करें सून शास्त्र, बड़ी बात है। ए में ज्योतिष के अनुसार शुभ अशुभ को मतलब कुणसो शुभ काम है, कुणसो अशुभ है, यानी ज्योतिष के अनुसार शुभ अशुभ को विवरण है। देखो ज्योतिष के अनुसार शुभ अशुभ का वर्णन, मतलब कौन सी चीज कौन सी घड़ी शुभ और कौन सी घड़ी अशुभ, एक उल्लेख है। आगे बात समझ है। देखो मंडन की बात करें, दोबारा सुन लो। मंडन कहे को दरबारी विद्वान हो कुंभा को। ओके, नेक्स्ट बात है कि कर दिया कुर्सी कुर्सी करती है, इंपोर्टेंट है। देवता मूर्ति प्रकरण और राज वल्लभ बोल के पीछे होते हैं, कह रहे देवता मूर्ति प्रकरण और राज वल्लभ ने आवेगी तो एक दो आओगी, बाकी बच गई ने बेसिकली से सारा कागज की है मंडन। तो ये तो पूछे कुल जा सकते, हाँ इतनी बात पूछी जा सकती। वास्तुकला से आगे तो वास्तु चिकित्सा को मतलब कि वैद क्यों, दंड में दंड आई क्यों, ज्योतिष में अपन विरो शुभ है शुभ हुए, तो बात क्या की बच गई सिर्फ है इंपोर्टेंट बात आ बच गई, कौन सी आ इंपोर्टेंट है दोस्तों कि मूर्ति से संबंधित विषय में मंडन ने कौन सी करती लिखी? रूप मंडन के लिखी, रूप मंडन। अब देखो ए मंडन के अब मंडन के पुत्र की बात करें, एक तो ए का पुत्र की, एक का भाई की। ए का बेटे को नाम केहू, भाई का नाम है केहू।
देखो मंडन को जो बेटो ने पी को नाम गोविंद हो, के हो गोविंद, ठीक है ना, के नाम हो गोविंद। आपने गोविंद ने गोविंद यू कहे बिना मजा पुण्य हो गई गोविंद हो क्योंकि राजस्थान का आदमी कोई विचार हो का नाम ने बिगाड़े ने तो के स्वाद हो। तो देखो मंडन, मंडन को पुत्र कौन है गोविंद है। ए गोविंद की करती बहुत इंपोर्टेंट दोस्तों, क्यों थे सोच रहे क्यों इंपोर्टेंट है, क्योंकि ऐनी करती कुंभा का साथ जोड़ दे, कह सके कुंभा का साथ है। और न्यू कहेगा निम्न में से कुंभा की करती कौन या निम्न में से कौन सी कुंभा की करती नहीं है, तो दोस्तों मंडन वाली आगे गोविंद वाली करती फंसा दे बीच में। एग्जामिनर काली मंडन वाली ना सॉरी गोविंद वाली। एक तो एक ही करती है उदार धोरणी, के उदार धोरणी, उदार धोरणी। दूसरी है कला निधि, कौन सी है कला निधि। और तीसरी है द्वार दीपिका, द्वारे दीपिका। जबकि महाना कुंभा की कौन सी करती थी पता है ना, संगीत कर्म दीपिका। और यहां पे है द्वार दीपिका, क्या है द्वार दीपिका। तो दोस्तों ये जो करती है ना, ये कुंभा की करती है, साथ देता है कि निम्न में से कौन सी करती महाना कुंभा की नहीं है तो कलानिधि नहीं है। तो आपको पता चल गया ना कि कलानिधि करती किसकी है, गोविंद मंडन का बेटे की करती है, गोविंद की। किसी डिस्को में जाए उसकी किसकी गोविंद की, कौन सी कलानिधि। और गोविंदो की करे कला करे कोनी, किसी डिस्को में जाए सुने रहते है ना, चलो इसक लड़ाई चलो इसक लड़ाई, कौन है गोविंदो के करे कला करे कोने, तो करती गई होगी गोविंद की होगी या गोविंद की होगी, उदार धोरणी और द्वारे दीपिका। ओके ए बात अपने याद रखेंगे। अब देखो दोस्तों कह की बात कर लिया बाई की, कह की बाई की, कह बाई की मंडन का भाई नाथा की। एगो भाई को नाम क्यों नाथा, क्यों नाथा। यस अब मंडन का भाई जो नाथा की करती है दोस्तों बा कुर्सी है, यस याद रखियो बहुत इंपोर्टेंट करती है पेपर की दृष्टि से। बा वास्तु मंजरी, कुर्सी है वास्तु मंजरी, कुर्सी है वास्तु मंजरी। अब आ बात तो देखो आ याद रखें। अब मंजरी पे आपने तीन पढ़ना साहित्य, एक तो वास्तु मंजरी, एक कर्पूर मंजरी और एक है राग मंजरी। देखो बात आ गई तो फिर आप सच्चा देखो कर लिया थोड़ी सी आय का अलावा देखो अलावा एक तो है राग मंजरी, कौन सी राग मंजरी आ करती कह की है। फिर है कर्पूर मंजरी आ करती कह की है। आगे ना फंस गए देखो और कह की है वास्तु मंजरी के की नाथा की, वास्तु मंजरी करती कह की है नाथा की। अरे समझ में देखो वास्तु मंजरी नाथा की, तो दो मंजरी और बच गई, क्योंकि आपस साहित्य की भी बात कर ले साथ साथ। देखो राग मंजरी जो है ना वो है पुंडरीक विठल की है आ तो है पुंडरीक विठल की है पुंडरीक विठल की, ठीक है। अब बैठे बैठे राग में गावे, बस यही याद रखियो बैठो बैठो राग में गावे तो राग मंजरी होगी। ओके अब क्या है कर्पूर के कर्पूर है राज शेखर की, और राज शेखर का पता ही है महेंद्र पाल और महिपाल का दरबारी विद्वान की। अन्य जो बात अपन चर्चा करी है वास्तु मंजरी को नाम आए जो चर्चा की, क्यों क्योंकि मंजरी तीन है पेपर में, अपने पेपर में तीन मंजरियां से प्रश्न कर सके, वास्तु मंजरी राग मंजरी और कर्पूर मंजरी, चौथी कोई मंजरी को नहीं, बस सीधी बात ध्यान रखना। ओके तो राग मंजरी और कर्पूर मंजरी, वास्तु मंजरी नथे की, राग मंजरी बिठो बिठो गावे राग में, कर्पूर कपूर के कपूर कपूर बोले अगर कर्पूर तो वो भी राज शेखर, क्यों क्यों राज शेखर। ये न्यू भी ध्यान रखा करो क्या आख्या की गल है, आख्या में पहले काजल गलिया करता ना नहीं सॉरी कपड़ा कभी के गिरा करता कपूर के रहता भाई कपूर, और हर राज्य में पाया करती हर घर में पाया करती, यह बात आपने याद रखना। अब देखो दोस्तों आगे बात और कर लिया महाराणा कुंभास, कैसे महाराणा कुंभास। देखो महाराणा कुंभास से थोड़ी बात बताए ध्यान रखें। अब इतनी देर आ गया तो थोड़ी बात और चर्चा कर लिया।
देखो ध्यान से सुनिए, एक छोटी सी कहानी बताओ। 1438 थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, फिर अपन इस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा लिखेंगे ना तब आपको दिक्कत ना हो कि समझ में आ जाएगी। ठीक है, चर्चा करते हैं। 1438 ईस्वी की बात है, कद की 1438 ईस्वी को क्या हुआ वो सुनो। महाराणा कुंभा और थनबेरो महाराणा कुंभा की जो दादी ही बा हंसाबाई, कुणी हंसाबाई, ठीक है, कुणी हंसाबाई। इन्ना आप बात कर लिया जोधपुर के रावचूड़ा, रावचूड़े की पुत्री, रावचूड़े को बेटो राव रणमल, राव रणमल बे किया के है बाण है। राव रणमल को पुत्र हो रावे जोधा, राव जोधा किया लग गया बुआ, के लग गए बुआ। अब देखो 1438 में राव रणमल और राव जोधा, राव रणमल तो आपकी बहन से और ये आपकी बुआ से मिलने आए, ठीक है। और हंसाबाई के साथ एक दासी दी गई थी जिसका नाम था बारमली, के नाम हो बारेमली। अब बारमली ही ने बारेमली और रणमल की पित पाकरी थी, पिते पाकरी मतलब कहना उन की प्रेमिका थी, के रणमल की। अब देखो यो के कर रणमल आपकी बाण को ब्याह कैसा करे हो लाखा का साथ, क्योंकि लाखों आंखों की है दादो है और एक हस्बैंड है राणा लाखा। अब बात भी अपने ध्यान है, देखिए थोड़ा सुनियो, मोड़ आओ कहानी में, जोरदार कहानी है। अब के हो और राव रणमल है और बारमली ने हर बार जब भी मेवाड़ जाया पर तो जन्यो कह दिया तो तुम भी तू जहर देते ताकि वो मेवाड़ में रखा जाए। हर बार बारमली ने कहते, क्योंकि बारमली की प्रीत पात्री रेडी थी और सोची थोड़ा बहुत तो कदे न कदे तो आपने काम आवेगी। ओयो के बारमली ने कहते, बारमली एक भी कौन सुनी, क्यों? क्योंकि बारमली महाराणा कुंभा को अपनी गोद में खिलाया था, लाड प्यार करया करती उन पाड़ी पोषियों है। एक दिन की बात ही 1438 ईस्वी की। 1438 में राव रणमल और राव जोधा ए दोनों का दोनों बाबू बेटो मेवाड़ आया, मतलब रणमल आपकी बाणते और राव जोधा आपकी बुआ है। तब के है राणा महाराणा कुंभा ने बारमली ने कही कि तू ने जय दे, यानी महाराणा कुंभा बारमली बोलियो कि तू बाबा बेटा दो मन बिल्ला लगा दे। अब के बारमली ने सोचे कि यो अच्छो मुकवायो बदलू लेण को बड़ो राजा बने ने जब तो पूछे को नहीं आ एक बदासी बन की जनु का जय देते तो अण के करू बारमली शराब का मेरी रणमल ने जय घोड़ के दे दियो। अब बाबू बेटो तो बाप बेटे पी को नहीं, रणमल गट्टा गट्टा पीना गए फोकट की। और थोड़ी देर बाद में चुष्टाली की लोड करना कोने रणमल, यानी रणमल की 1438 में मृत्यु होगी मेवाड़। चुष्टे की क्रिया ऊंगली की क्रिया की लोड खा के मर गई। राव जो ते समझे कि तेरे भी किमिन की में तेरी भी बारी आओगी और आपकी जान बचा के जोधपुर भाग गयो, खड़ भाग गयो। ये जोधपुर भाग कोने राव जोधा, राव जोधा जोधपुर भाग गयो, आपका प्राण बचा वो चुके। मारना को पास सोची कर और एक चुस्टी हो बीच में से निकल गया, क्योंकि ऐसे बीच में एक विवाद हो और वो विवाद की हो
वो विवाद उस मेवाड़ और मारवाड़ सीमा ने लेके कहने मेवाड़ और मारवाड़ सीमा ने लेके के हो रणमल और माणा कुंभा के बीच में विवाद चल रहा के चल रहा विवाद। अब के है 1438 में जी आई रणमल आगलग को उपयोग जोधपुर के ऊपर अधिकार मेवाड़ को जोधपुर के ऊपर अधिकार कौन कर लियो जोधपुर पर अधिकार यस जोधपुर पर अधिकार मारना कुंभा का हो जाता है कब है 1438 चल गई बात 1438 में अधिकार करो और 1453 तक अधिकार रहे कै साल तक है यानी मेवाड़ के अधीन रहा मारवाड़ या मारवाड़ मेवाड़ के अधीन रहा तो कितने साल घटाएं तो 15 साल यानी 15 साल तक मारवाड़ जो है वो मेवाड़ के अधीन रहा किसके मेवाड़ के अधीन रहा। अब के है आई दादी बोली बेटा देख अहिया रोड़वाच्छो को नहीं कितना दिन विवाद चल लोग अपना रिश्तेदार हैं वो तेरे दादो लग गया कर तो और वो तेरे रिश्ते में मम्मू ही लग गया है देखो तेरा चाचू चूचो लग गया तो तू आने देख पंगो ना ले तो क्यों यो एन मिटाउन खाता राव जो देख एक छोरी जे को नाम हो श्रृंगार देवी श्रृंगारी के नाम हो श्रृंगारी ए श्रृंगारी को ब्याह माणा कुंभा को जो पुत्र रायमल इसका जो पुत्र था वो रायमल था रायमल का सादा फिक्स कर दिया और ए जो दत्ती है हंसाबाई कौन है हंसाबाई आ दोनों के बीच अणको उलझड़ो मिटाउन खातर नहीं सोचेगा कितना दिन विवाद चल रहा तो मेवाड़ मारवाड़ की सीमा के ऊपर भी समझौता करवाए अब वो करवाए 1453 में और वह कहलाई आवल बावल की संधि आवल बावल की संधि यानी आवड़े का और बकुल का जो पेड़ा का आधार पे सीमा को निर्धारण कर दिया बोलो आवड़े का पेड़ हो ये मेवाड़ का ने जो बकुल का पेड़ है बै मारवाड़ का किक्कर में बकुल क्यों है किक्कर बोले किक्कर ने बै किने रंगी मारवाड़ का ए संधि के में हो गयो कभी आपा आगे से कोई भी विवाद गुण रखा और आपने न्यू कर लियो कोई मैत्रिक संबंध हो जाए मैत्रिक संबंध तो कोई छोरी दे दो का आगो छोरो दे दो तो आवड़ वाड़ संधि का अंतर्गत ही के संगारी को ब्याह माणा कुंभा का पुत्र रायमल से कर दियो कैसे रायमल से कर दियो अरे श्रृंगारी बड़ी तेज ही था बड़ी तेज नार ही अरे के करो चित्तौड़ में गोशुंडा बावड़ी को ऊपर एक अभिलेख लिखवायो जैन गोशुंडा अभिलेख के कहें गोशुंडा अभिलेख चित्तौड़ में और गोशुंडा अभिलेख में और वर्णन कराए तो मेरो ब्याह का ऐसा कोई है रायमल से देखो पहले लुगाया हो करती ना अपने दादी दुद्दी बाप का घराड़ा को नाम भी कुल लिया करती नाम कुल लेती अगर मार्केट जाती या फिर मेड़ा मैडम जाती तो दादी सागे लेके जाया करती एक ना है चाल मार सियाणों को नाम लिखवाऊंगा घात कर दिया करती और पड़ोसन ने सागे लेके जाया करती उड़े भी मेड़ा भी कौन देखो कौन श्याम देखो और फिर भी दादा को नाम कौन लिया करती कया करती हाय तू बोलते नाम के है तो वह नाम लिखवाया करती कोई धन सिंह कोई तारा चंद्र नाम लिखवाया करती यानी पहले लुगाया नाम भी कौन लिया करती और आजकल आड़ी तो मेरे बाबू अर्जुन सरपुन सारा नाम ली नाम न ली तो उन्हें मजा ही को नहीं आजकल आड़ी तो ये देखो ए गोसुंडी बावड़ी के ऊपर ये थोड़ो सो रिकॉर्ड कर तोड़ो श्रृंगारी के कहो आपको जो ब्याह हो ने रायमल का साथ एक उल्लेख लिखवा दी कोई तो हाथा पे लिखवाया करती है गोसुंडा बावड़ी के ऊपर एक अभिलेख लिखवा दी कड़े श्रृंगारी देवी उनसे अभिलेख है गोसुंडा अभिलेख कड़े हैं चित्तौड़गढ़ में और गोसुंडा बावड़ी भी कड़े हैं चित्तौड़गढ़ में ए बात आज की जो रुचक बातें हैं तो ध्यान रखना का आवल बावल की संधि कदो ये 1453 और श्रृंगारी को ब्याह रायमल से कदो है 1453 मेवाड़ के अधीन मारवाड़ कितने साल रहा 15 साल। सबसे विशेष बात तो आई है
कि मेवाड़ के अधीन मारवाड़ कितने वर्ष तक रहा? तो दोस्तों 15 साल करना है। कितो करना है? 15 साल। तो दोस्तों मैं नहीं लगा बढ़िया सवाल समझ में आइए, और वीडियो अगर थाना अच्छो लगती हो ना, अगर बढ़िया लग गयो, हाँ भाई बढ़िया लग गयो, तो थे लाइक करोगा और साका साका शेयर करोगा। किसी को अच्छो लग गयो कमेंट करके जरूर लिखियो कभी इश्यू बढ़िया लग गयो। दोस्तों अगले वीडियो में आप ऐसे भी और भी रोचक रोचक बातें चर्चा करांगा। तो माणा कुंभा को विजय अभियान की चर्चा करांगा अगले में, और माणा कुंभा को जो उपलब्धियां हैं, कितनी उपलब्धियां स्थापत्य कला में बन के भी आप विस्तार से चर्चा करांगा। तो दोस्तों इसी के साथ अलविदा, ऑल द बेस्ट।